नमस्कार, मिलन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं छोटी मुलाकात बड़ी बात। जी हाँ, हम अपने इस प्रोग्राम में आपको हर बार एक नई शख्सियत से मिलवाते हैं। जो इस बार की हमारी शख्सियत हैं चेयरमैन ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मिस्टर उमेश चांदना जी। आइए उनसे ही बात करते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में किस तरह की अचीवमेंट हासिल की है और किस तरह वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, उनके विषय में हम उनसे ही जानते हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका जी। और मैं आपके माध्यम से कुछ अपील भी करना चाहूँगा। जब हमारा कार्यक्रम चलेगा तो मैं उसमें अपील भी करूँगा। सर, सबसे पहले तो आप हमें अपने विषय में बताइए, आप कहाँ से हैं, किस तरह आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, तो कुछ अपने बैकग्राउंड के विषय में बताइए। सर देखिए, मैं वैसे तो करनाल का ही रहने वाला हूँ, सभी लोग मुझे जानते ही हैं। मैं शुरुआत, मेरे जो जन्म था वो अमृतसर में हुआ। उस वक्त यहाँ काछवा में हमारे पिताजी की नौकरी थी और काछवा गांव से हम लोग करनाल प्रेमनगर में आ गए। प्रेमनगर से हम लोग अर्बन एस्टेट में आ गए। इन बिटवीन हम लोग विक्रम मार्ग में भी रहे हैं और मेरे ख्याल से हम लोग इन सब जगह पे रहते हुए तकरीबन हमें 50 साल करनाल में ही रहते हुए हो गए हैं। सर, जैसे आपने आरएसएस भी ज्वाइन की हुई है, आप एक स्वयं सेवक हो, तो उसके विषय में कुछ बताएं सर। देखिए, बचपन में पिताजी हमारे लेके जाते थे हमें शाखा में, तो जाते जाते धीरे धीरे स्वयंसेवक बन गए और स्वयंसेवक बनने के बाद व्यक्ति स्वयं ही जाता रहता है शाखा में। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होना अपने आप में एक गौरव की बात है। मुझे गर्व है कि मैं स्वयंसेवक हूँ। सर, किस तरह के कार्य करती है आरएसएस? देखिए, आरएसएस के तो बहुत सारे आयाम हैं, कोई एक आयाम नहीं है। संघ के सभी आयामों को अगर गिनने लगें तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी। सर, कुछ मेन मुद्दे होंगे जिस पे ज़्यादा जोर देते हैं, कार्य करती है अपने, कुछ ऐसे मेन मुद्दे, सामाजिक मुद्दे जिनके प्रति आवाज़ उठाती है आरएसएस? देखिए, मुख्य जो बात है, हिंदू हम सब एक हैं। उसमें कुछ समय ऐसा आया था जब हिंदू कहने पे शर्म लगती थी, लेकिन आज ये समय है कि हिंदू कहने पे गर्व होता है। तो मेरे ख्याल से संघ की ओर से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से किया गया सबसे मुख्य काम आज तक का यही है कि हिंदू अपने आप को गर्व से हिंदू कहता है। सर, मेन मुद्दा ये है कि हिंदुत्व बचाने का मुद्दा है आरएसएस का। नहीं, ऐसा नहीं है। आप हिंदुत्व को एक भाषा में नहीं बांध सकते। देखिए, वास्तव में क्या है कि हिंदू है कौन? वास्तव में तो ये सबसे पहले बात है कि हिंदू कौन है। तो हिंदू कुश पर्वत से लेके और कन्याकुमारी तक इस भूमि को, जो अपनी मातृभूमि, अपनी कर्म भूमि, अपनी पितृभूमि मानता है, वो हिंदू है। ये हिंदू की डेफिनेशन बहुत सबसे अच्छी डेफिनेशन है। आप कभी भी इसमें, वो कमाल की बात तो इसमें यह है कि वो मोहम्मदी हिंदू भी हो सकता है और वो क्रिश्चियन हिंदू भी हो सकता है। वो कैसे सर, आप एक बार एक्सप्लेन करोगे? देखिए, अगर वो मान लीजिए पूजा पद्धति उसकी भिन्न है, हाँ जी, वो मोहम्मदी हिसाब से अपना, यानी मुसलमान होने पे वो अपने आप को बोलता है कि मैं तो मुसलमान हूँ। हाँ जी। तो मुसलमान होने पे भी उसके पूर्वज कहाँ के थे? उसके पूर्वज यदि हमारे इसी के थे, इसी भारत भूमि के, इसी भारत भूमि को वो अपना पितृभूमि, अपनी कर्म भूमि मानता है, तो वो मोहम्मदी हिंदू है। ओके सर। सर, जैसे आप चेयरमैन हो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के, तो ये कमेटी किस किस तरह कार्य करती है बच्चों के हित के लिए? देखिए, ये जे एक्ट के अंडर इस कमेटी को सेक्शन 27 का 9 जो है, उपनियम 9 जो है, उसके अंतर्गत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को जुडिशियल पावर्स प्रदान की गई हैं, जिसमें हमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी की बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट्स है ये। तो बच्चों के विषय में जो भी दिक्कतें बच्चों को आती हैं,
वो सब बच्चों की दूर करना चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का कार्य है। सर इसमें किस किस तरह के दिखते हैं, किस किस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं बच्चों के? किसी भी तरह का बच्चे को कोई भी आपदा में विपदा में ग्रस्त हो, उस बच्चे के लिए हर प्रकार की भलाई का काम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी करेगी। सर एक बात हो रहा है, जैसे बच्चे, जैसे आप देखते हैं बाल मजदूरी बहुत है, तो कई बार बच्चे दुकानों पे काम कर रहे हैं, ढाबों पे काम कर रहे हैं, बहुत से काम करते हैं और आपकी टीम जाके उनको रेस्क्यू कर लेती है, लेकिन वो काम कर रहे हैं अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण। तो सर हमारा ये सवाल है, आप उनको रेस्क्यू क्यों करते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही समयानुकूल सवाल है ये। मेरा ये कहना है कि हम लोग इस समाज को किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। क्या हम इस समाज को अनपढ़ समाज बनाना चाहते हैं या इस समाज को एक पढ़ा लिखा सभ्य समाज के रूप में हम लोग देखते हैं? तो अगर हम पढ़ा लिखा और सभ्य समाज के रूप में देखते हैं तो पहले बच्चे को अपनी एज के मुताबिक पढ़ना चाहिए। अगर वो पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा। सर कई बार देखा गया है कि बच्चे पढ़ते भी हैं लेकिन पार्ट टाइम भी काम करते हैं, तो इसमें भी आप रेस्क्यू कर लेते हो? देखिए, 14 साल तक भारत के कानून में किसी को भी कार्य करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 14 साल से 18 साल का कोई भी बच्चा पार्ट टाइम में काम कर सकता है, जिसमें कि कुछ विशेष बातें शामिल हैं, जैसे कि काम जो है वो उसकी ज़िंदगी को खतरा ना हो, दूसरा केमिकल का कोई काम ना हो, हज़ार्डस टू लाइफ। ये जब आप गूगल करेंगे तो हज़ार्डस टू लाइफ में जो जो बातें हैं वो सब बातें वो नहीं कर सकता। सर कुछ बच्चे जैसे खेल तमाशे दिखाते हैं सड़कों पर, एंटरटेनमेंट करते हैं दूसरों का, सर इसमें तो केमिकल की कोई प्रोसीजर नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको रेस्क्यू किया जाता है। देखिए, अगर उनमें छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे को अगर आप रस्सी पे चला रहे हैं और वो वहाँ से गिर जाता है, जीवन भर के लिए अपंग हो जाएगा वो, उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? हम लोग दोबारा से वही प्रश्न करते हैं कि क्या हम इस समाज को एक सभ्य और पढ़ा लिखा समाज बनाना चाहते हैं या कि अनपढ़ समाज बनाना चाहते हैं? लेकिन सर एक मुद्दा ये भी है, जैसे आजकल आप देख रहे हो कितने शो आते हैं, रियलिटी शोज आते हैं, उसमें बच्चे डांसिंग सिंगिंग करते हैं और कुछ बच्चे तो एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो उनको भी उनकी इसके एक्टिंग के लिए उनको पैसे मिलते हैं, वो भी एक तरह की बाल मजदूरी है, तो सर उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? देखिए, हर प्रकार से एक्शन लिया जाता है, उनके जीवन को हज़ार्डस ना हो, हज़ार्डस टू लाइफ अगर होता है तो वो गलत है। दूसरा, वो अपनी पढ़ाई चालू रखें, किसी भी प्रकार से रखें, पढ़ाई चालू रखें तो वो काम कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, 14 से 18 साल का जो बच्चा है वो पार्ट टाइम में काम कर सकता है, उससे छोटा बच्चा बिल्कुल काम नहीं कर सकता। लेकिन सर जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, जो स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते, तो उनके लिए तो ये बहुत ही कठिनाई की बात है। आजकल शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है जिसके कारण वो ले नहीं पाते। कौन बताता है कि शिक्षा महंगी हुई है? उनके लिए महंगी है। शिक्षा सर्वसुलभ है। हमारी जो हरियाणा सरकार है, उन्होंने हर बच्चे को स्कूल में एनरोल करने की योजना बनाई है। किसी भी बच्चे का यदि कोई दाखिला होने में दिक्कत आ रही है या उसको पैसे की वजह से दिक्कत आ रही है, वो हमें बताए, हम लोग तुरंत उसका एडमिशन भी करवाएंगे। सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाया जा सकता है, ज़रूरी थोड़ी है कि प्राइवेट में ही पढ़ना है। सर बहुत से बच्चे, किसी का एक लिमिट होती है, सरकारी स्कूल में इतने बच्चों का एडमिशन होगा, जिसके कारण नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है जी, सरकारी स्कूल में कोई लिमिट नहीं होती कि इतना बच्चों का एडमिशन होगा। क्योंकि कई बार कुछ हमने बच्चे भी ऐसे देखे जो एडमिशन लेने जाते हैं लेकिन उनका सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाता। मुझे बताइए किसका नहीं होता, मैं तुरंत उसका एडमिशन करवाऊंगा। सर इसके लिए आपका धन्यवाद कि आप उनके हेल्प के लिए खड़े हैं, तो इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और सर एक सबसे अहम सवाल ये है कि जो हरियाणा सरकार है या भारत सरकार है, बच्चों के हित के लिए क्या क्या योजना लाई है जिससे वो इसका लाभ उठा सके? सर देखिए, बच्चों के हित के लिए तो बहुत सारी योजनाएं हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान में करनी चाहिए कि जिसका माँ बाप पालने पोसने में भी सक्षम नहीं है, वो भी हमारे पास आके हमारे चाइल्ड केयर सेंटर में छोड़ सकता है बच्चा। अगर वो सरेंडर करता है तो उस बच्चे को गोद दे दिया जाएगा, किसी अच्छे घर में वो चला जाएगा, किसी अच्छे घर में वो पढ़ेगा, किसी अच्छे घर में लिखेगा और उसका
जो पालन पोषण है वो उस तरीके से हो जाएगा। अगर वो छोड़ते नहीं हैं, केवल इतना कि भी छोड़ देंगे और 18 साल का उम्र होने पे ले जाएं, ऐसा भी हो सकता है। अगर वो बिल्कुल ही होमलेस हैं, अगर वो बिल्कुल ही पढ़ाने लिखाने में उनको कोई दिक्कत है, तो वो उस प्रकार से भी कर सकते हैं। हम लोग उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। सर, जैसे जितने भी अनाथालय अनाथ आश्रम हैं, उसमें आपका क्या सहयोग रहता है उनके लिए? वो सब आपके अंडर आते हैं, क्या सहयोग रहता है सर? देखिए, अनाथालय शब्द अब बंद कर दिया गया है। हाँ जी सर। अनाथालय के बजाय एक शब्द है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट, यानी कि बाल संरक्षण गृह। तो अब बाल संरक्षण गृह सारे हैं जो भी मेरे अंडर नहीं आते हैं, ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अंडर आते हैं। हाँ जी सर, कमेटी। और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उसमें बच्चों से समय समय पे इंस्पेक्शन करके पूछती रहती है कि बच्चों कोई किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं आ रही। यदि कोई दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत को दूर किया जाता है। सर, एक बात और, जैसे कोई बच्चों को अडॉप्ट करना चाहता है, गोद लेना चाहता है, तो उसके लिए उनकी क्या प्रक्रिया रहती है सर? देखिए, उसके लिए भी मैं आपको बताऊं, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी में वो आएँ और अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। कंप्यूटर पे रजिस्टर्ड होगा ये कारा में, CARA यानी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी। उसमें वो लोग अपना रजिस्टर करवाएं। अभी मेरे ख्याल से जो इस समय बच्चों के लिए जो वेटिंग चल रही है वो 3 साल की वेटिंग है। यानी हमारे पास इतने बच्चे भी नहीं हैं कि हम लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सकें। और लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, एक तरफ बच्चे सड़कों पे भीख मांग रहे हैं। यस सर। क्यों? सड़क पे भीख मांगना भी एक अपराध है, भीख देना भी एक अपराध है। सर, फिर क्या कमेटी द्वारा, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द्वारा इन बच्चों के लिए कोई ऐसी सुविधा है या ऐसी कोई? जी, जब हम बच्चों को रेस्क्यू करते हैं तो हम बच्चों को रेस्क्यू करके अपने पास लेके आते हैं। उनको बाल संरक्षण केंद्रों में रखा जाता है। बाल संरक्षण केंद्र में यदि उसके माँ बाप नहीं हैं तो माँ बाप होने पे माँ बाप के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन माँ बाप को कड़ी चेतावनी साथ में दी जाती है कि बच्चा भीख नहीं मांगेगा, किसी भी हालत में भीख नहीं मांगेगा। कई बार इस सारे प्रकरण में 2, 3, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन लग जाते हैं, तब तक बच्चा हमारे पास बाल संरक्षण गृह में रहता है। सर, कुछ आपने जैसे बात की कि जैसे कोर्ट से रिलेटेड भी, जुडिशियल से रिलेटेड भी बच्चों के हित के लिए कार्य किए जाते हैं। सर, जो बच्चा जैसे कम एज में अपराध कर बैठता है जी, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है? देखिए, जो बच्चा कम एज में अपराध कर बैठता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उनके लिए है। वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उनके विषय में निर्णय लेगा। उनका कोई भी रिकॉर्ड 7 साल तक से ऊपर नहीं रखा जाएगा। कोई भी किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, जिससे वो बच्चा दोबारा से मुख्य धारा में आकर अपनी मुख्य धारा में मिलकर अपनी ज़िंदगी को जी सकता है। सर, एक बात, ये मेन मुद्दा ये है कि जितने भी बच्चे हैं, जो आजकल आपने देखा होगा, जैसे आप झुग्गियाँ बनी होती हैं, झोपड़ियाँ, वहाँ पे जो बच्चे रहते हैं उनके लिए कुछ करती हो कमेटी? देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात जो देखने में आ रही थी कि उन बच्चों का ना तो आधार कार्ड बना हुआ था, ना ही कोई ऐसा ध्यान में आ रहा था। तो ऐसे तकरीबन 500 से 600 बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द्वारा पीछे अपने कैंप, स्पेशल कैंप लगा के उनके आधार बनाए गए। उनके आधार बनाकर माननीय उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार हमने वो कैंप लगाए थे। और उस कैंप्स में हमने बच्चों के ना केवल आधार बनाए, बल्कि उनके आयुष्मान कार्ड भी और उनके अलावा परिवार पहचान पत्र भी बनवाए गए हैं। सर, ये कैंप लगते हैं बच्चों के लिए, समय समय पर किस तरह के कैंप होते हैं ये सर? इनमें क्या क्या गतिविधि? ये तो आपने बता दिया, आधार कार्ड बनवाए जाते हैं। इनकी भलाई के लिए और इनकी भलाई के लिए स्कूल में एनरोल भी करवाने की योजना उसी में रहती है। स्कूल वाले भी वहीं साथ में बैठते हैं। उसके अलावा आयुष्मान कार्ड के ऊपर भी काम किया जाता है। उसके अलावा उन बच्चों को देखा जाता है कि अगर वो कोई
किसी भी स्कीम के योग्य हैं तो वो सारी स्कीम्स उनको उपलब्ध करवाई जाती हैं। सर कुछ जो लोग हैं, जो बच्चे हैं या हमारी जनता है, वो कुछ स्कीमों के बारे में नहीं जानती। बच्चों के लिए कुछ ऐसी स्कीमें बताएं जिससे बच्चे उनका लाभ उठा सके। सर देखिए, कोई भी बच्चा जो कि परिवार के साथ में रहता है और उसका परिवार उसको पालने व पोषण योग्य नहीं है, तो उसमें उनके लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम चलाई जाती है। स्पॉन्सरशिप और आफ्टर केयर दोनों स्कीमें चलाई जाती हैं, जिसमें 3-3, 4-4 हज़ार रुपया उनके पहले 2,000 रुपये मिलता था, अभी कुछ बढ़ाया गया है। तो प्रति महीने का वो 2-2, 3-3 हज़ार रुपया या 4,000 रुपया उनके खाते में डलवाया जाता है, ताकि किसी भी श्रेणी से वो अपने आप को असहाय महसूस ना करें। सर अगर जो कोई ज़रूरतमंद बच्चा है या उनके परिवार है, अगर जो जुड़ना चाहते हैं इस कमेटी से, उनको अगर जो कुछ भी स्कीम योजना के बारे में पता करना है या कमेटी से जुड़ना चाहते हैं, तो वो कांटेक्ट किस प्रकार कर सकते हैं? तो वो हमारे पास आ जाएं अपना महिला एवं बाल विकास विभाग में। हम लोग महिला एवं बाल विकास विभाग में उनको पूरी जानकारी देते हैं। समय समय पर DCPS के द्वारा कैंप भी लगाए जाते हैं, ताकि उन बच्चों को स्कीम की सब जानकारी मिलती रहे। सर ये स्कीम की तो जानकारी मिलती रहेगी, और इसके अतिरिक्त आप हमें ये बताइए, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल तरह से अपाहिज होते हैं, उनके लिए क्या किया जाता है सर? देखिए, अपाहिज बच्चों के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में स्कीम्स हैं। उसके लिए उनको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाके पूछना होगा। सर आप कुछ अपील करना चाह रहे थे, आप क्या अपील करना चाहोगे जनता जी, को? मेरी मेरी ये अपील है जनता से कि नंबर 1 तो अपने बच्चों का ख्याल रखें। नंबर 2, जो बच्चे ख़ास तौर से 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चे हैं, उनके माता पिता को उन बच्चों पे कड़ी से कड़ी नज़र रखनी चाहिए। कहीं बच्चा किसी नशे का शिकार तो नहीं हो रहा है, कहीं बच्चा किसी प्रकार की गंदी आदत का शिकार तो नहीं हो रहा है, कहीं बच्चा स्मोकिंग तो नहीं कर रहा है, कहीं बच्चा डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा है। किसी भी कारण से अगर वो बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, वो हमारे पास आए, हम लोग तुरंत। तो सर जो नशा करते हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो इन बच्चों के लिए क्या किया जाता है? जी, मैं वही बता रहा हूँ कि हम लोग तुरंत प्रभाव से, हमारी काउंसलर उनके ऊपर समय लगाती हैं और उन बच्चों को जीवन जीने के फ़ायदे, जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, जिससे कि वो नशे को छोड़ देते हैं। ये थे हमारे साथ उमेश चांदना जी, जो कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे। उन्होंने बच्चों से जुड़ी बहुत सी हमें जानकारी दी कि बच्चे किस प्रकार अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, और क्या क्या सरकार ने योजनाएं चला रखी है जिसका वो लाभ उठाकर अपने आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बन सकते हैं जो आगे जाके देश हित के लिए कार्य करेगी। ये था हमारे कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात। हम सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और जो हमारी जनता से भी शेयर करती ताकि वो उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपका धन्यवाद जी।